चंबल और डकैतों का एक पुराना रिश्ता है। एक और पुराना रिश्ता है फिल्मों और डकैतों का। पब्लिक से पूछा जाए तो दो नाम जरूर आते हैं हमारे दिमाग में, एक शेखर कपूर की द बैंडिट क्वीन और दूसरी तिग्मांशु धूलिया की पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में इरफान एक जगह बोलते हैं, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। दोनों फिल्मों का ये अनजाना नाता है कि फूलन देवी बागी बनी, डकैत बनी और फिर पार्लियामेंट भी पहुंची। फिर लगा कि जिंदगी सरस हो गई है, लेकिन घर के गेट पर ही फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कहानी फूलन देवी की है जिन पर एक फिल्म बन चुकी है। एक और कहानी उस आदमी की जिस पर फूलन देवी की हत्या का इल्जाम लगा, सजा हुई, और वो कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। इसमें शामिल है बदले के इरादे से की गई हत्या, फिल्म स्टाइल में जेल से फरार होना, और कहानी 1000 किलोमीटर का सफर कर पहुंचती है 1000 साल पीछे भी। एक राजा की अस्थियों की बात आती है और जेल से फरार हुआ आदमी पब्लिक के लिए रातों रात हीरो बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 17 फरवरी का दिन है और आज की तारीख का संबंध है फूलन देवी हत्याकांड से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम ऐप। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम ऐप पर भी आपको देश दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसे कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। ऑडियो बुक से फ़ायदा ये है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। जी हाँ, किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आपको सुनाई आएगी पूरी किताब। कुकू एफएम लाया है एक विशेष ऑफर। इसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप 50% की छूट पा सकते हैं। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड आपको डालना है। कोड है LT50। चलिए अब चलते हैं मुख्य किस्से पर। शुरुआत फूलन देवी की कहानी से करते हैं। यूपी के जालौन में एक गांव है घूरा का पुरवा। इसी गांव में 10 अगस्त 1963 को फूलन का जन्म हुआ। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन के लिए गरीबी जन्मजात थी, लेकिन कमजोरी नहीं। बचपन से ही फूलन ने अपनी माँ से एक कहानी सुनी कि कैसे उसके चाचा ने उसके परिवार की जमीन हड़प ली थी। 10 साल की फूलन जाकर अपने चाचा के घर के सामने बैठ गई, धरना भी दिया। उससे बात नहीं बनी तो ऐसा कहते हैं कि कहाँ सुनी में उसने अपने चाचा के सर पर ईंट दे मारी थी। उस बच्ची ने, बच्ची फूलन की बात कर रहे हैं। फिर क्या था, 10 साल की लड़की का ब्याह कर दिया गया 50 साल उम्र के आदमी से। उस आदमी ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार भी किया। सेहत खराब हुई तो फूलन मायके लौट गई। फिर दोबारा ससुराल भेज दिया गया। तब तक पति दूसरी शादी कर चुका था। सभ्य समाज का साथ नहीं मिला तो फूलन की दोस्ती कुछ डाकुओं से हो गई। धीरे धीरे फूलन इनके गैंग में जुड़ गई। गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर। उसने फूलन पर गलत नजर डाली तो गैंग के एक अन्य सदस्य विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। धीरे धीरे विक्रम मल्लाह और फूलन का गैंग बड़ा होता गया, दूसरे गैंग्स भी बड़े होते गए। लड़ाई होनी स्वाभाविक ही थी, एक ही बीहड़ में ये सारे लोग चल रहे हैं। चंबल में, चंबल संभाग। ऐसा ही एक गैंग था ठाकुरों का गैंग, जिसके सरगना थे श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर, दो लोग। ये लोग बाबू गुज्जर की हत्या से बौखलाए हुए थे और हत्या का जिम्मेदार मानते थे फूलन देवी को। इसलिए पहले तो श्री राम ठाकुर की गैंग ने विक्रम मल्लाह को मारा और उसके बाद फूलन को किडनैप कर 3 हफ्ते तक उनका बलात्कार किया। इसके बाद उन्हें नग्न करके सड़कों पर भी घुमाया गया। यहाँ से छूटकर फूलन ने दोबारा अपना गैंग बनाया और कुछ साल बाद दोबारा फूलन इसी बहमई गांव लौटती हैं, वही गांव जहां उनके साथ एक कुकृत्य किया गया था। बदला लेने के लिए फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा किया और गोली मार दी। इस नरसंहार के बाद फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की हो गई। ठाकुरों को राजनीति में वर्चस्व था। इस हत्याकांड के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री VP सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उनके सर पर इनाम रखा गया और मीडिया में फूलन को एक नया नाम मिला, बैंडिट क्वीन। तब मध्य प्रदेश के भिंड जिले के SP हुआ करते थे राजीव चतुर्वेदी। वो लगातार फूलन के गैंग से बात करते थे, कांटेक्ट में रहते थे। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि फूलन ने इस घटना के 2 साल बाद आत्मसमर्पण किया मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने। दरअसल किस्सा ये बताया जाता है कि फूलन देवी ने शर्त रखी थी कि अगर वो आत्मसमर्पण करती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में करेंगी, और वो किसी नेता को नहीं, वो गांधी जी के फोटो के सामने अपना हथियार रखना चाहती थी। तो यही तय हुआ। यूपी में आत्मसमर्पण नहीं हुआ, सरेंडर हुआ मध्य प्रदेश में। इसीलिए भिंड जिले का जिक्र हुआ। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे
और जो चंबल संभाग लगा हुआ है वहीं पे आपके रवाइन से बीहड़ हैं, जहां पे एक समय डकैतों की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। 3 जिले हैं आज भी चंबल में, और इसी चंबल संभाग से लगा हुआ है बुंदेलखंड का वो इलाका भी जहां पर डकैतों की समस्या एक लंबे समय तक के रही। यहीं से फूलन देवी का भी आना हुआ था। फूलन देवी पर 22 आरोप लगे हत्या के, 22 हत्याओं के, 30 डकैती के आरोप थे और 18 अपहरण के चार्जेस थे। उन्हें 11 साल जेल में सजा के तौर पर गुजारने पड़े। फूलन के बारे में लेखक अरुंधति रॉय लिखती हैं कि जेल में फूलन से बिना पूछे ऑपरेशन करके उनका यूट्रस यानी बच्चेदानी निकाल दी गई। डॉक्टर ने पूछने पर कहा कि अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी। फिर 90 का दौर आया, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार ने फूलन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए। राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा फैसला था। साल 1994 में फूलन जेल से छूट गईं। उम्मेद सिंह से उनकी शादी भी हुई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और वो जीती भी। मिर्जापुर से सांसद बनी वो। चंबल में घूमने वाली फूलन अब दिल्ली के अशोका रोड के एक शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 के चुनाव में फूलन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले साल ही फिर चुनाव हुआ और फूलन इस बार जीत गई। एक जीता, फिर हारी, फिर से एक चुनाव जीत लिया। जिंदगी एक ढर्रे में चलने लगी। एक डकैत से नेता बनी फूलन हमेशा चर्चा में रहती। जिंदगी जितनी कहानीनुमा थी, फूलन की मौत भी उतनी ही नाटकीय रही। 25 जुलाई 2001 का दिन था। वो दोपहर 1:30 हुए थे। फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के गेट पर खड़ी थी। तभी 3 नकाबपोश आए और फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी उन्होंने। इसके बाद नकाबपोश एक मारुति 800 में बैठकर भाग भी गए। फूलन को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले का मुख्य आरोपी था शेर सिंह राणा। राणा ने जो कहानी सुनाई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं थी। राणा ने यह दावा किया कि उस दिन वो फूलन से मिलने गया था और उसने इच्छा जताई कि वो फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। फूलन ने उसे खीर भी खिलाई, जिसके बाद उसने गेट के बाहर निकलते ही फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। जब कारण पूछा गया तो उसने कहा कि बेमई में ठाकुरों के सामूहिक नरसंहार का बदला उसने लिया है। पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार करके जेल में डाला। सुनवाई शुरू हुई और उसी रफ्तार से चलने लगी जैसे आमतौर में भारत में केसेस चलते हैं। शेर सिंह की कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है फूलन देवी की हत्या के लगभग 3 साल बाद। आज ही की तारीख थी, यानी कि 17 फरवरी 2004। सुबह का वक्त था। सूरज भी जेल की चारदीवारी चढ़ भी नहीं पाया था कि तभी जेल का गेट खुलता है। 2 लोग बाहर आते हैं। एक पुलिस वाला जिसके हाथ हथकड़ी डाले, एक अभियुक्त भी था साथ में। एक पुलिस वाला, एक अभियुक्त। गार्ड ने पूछा तो पता चला कि सुनवाई के लिए कैदी को ले जाया जा रहा है। और इसके बाद सिर्फ एक खबर आई, वो ये कि शेर सिंह राणा जेल से फरार हो चुका था। कैसे? दरअसल इसके 1 साल पहले से ही शेर सिंह फरार होने की योजना बना रहा था। उसके खिलाफ साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि उसे लगता था कि उसे फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए उसने जेल के अंदर ही कुछ गैंगस्टर से पहचान बनाई और रुड़की से एक बहरूपिये को हायर किया। संदीप ठाकुर नाम का यह व्यक्ति 6 लाख में शेर सिंह को छुड़ाने के लिए राजी भी हो गया। 6 लाख तब के हैं, 2022 के नहीं, जब रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद संदीप ने अपना नाम बदला और प्रदीप ठाकुर रख लिया। इसी नाम से वो शेर सिंह का वकील बन के उससे मिलने जाने लगा। शेर सिंह राणा के भाई ने संदीप को एक हथकड़ी और पुलिस की यूनिफॉर्म दिलवाई। 16 फरवरी की शाम संदीप शेर सिंह से मिलने पहुंचा और अगली सुबह का पूरा प्लान बता दिया। अगले दिन शेर सिंह को एक मामले में हरिद्वार की एक अदालत में पेश होना था। ये पहले से बना हुआ प्लान था, उसे पेश होना था सरकारी कार्रवाई में। अब हुआ ये कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर संदीप सुबह 7 बजे जेल पहुंचा। पुलिस की जो टीम, असली पुलिस वाली जो शेर सिंह को हरिद्वार ले जाने के लिए आने वाली थी, उसे आना था 8 बजे। संदीप ने एक फॉर्म भरा और एक जाली वारंट दिखा दिया। इसके बाद उसने शेर सिंह राणा को हथकड़ी पहनाई और जेल से बाहर लेकर चला गया। इतना ही नहीं, उसने जेल से 40 रुपए भी लिए, जो कि कैदी को बाहर ले जाने पर डाइट अलाउंस के तौर पर मिलते थे। जेल से बाहर पहुंचकर दोनों यानी कि संदीप और शेर सिंह एक ऑटो में बैठे और दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पहुंचे। यहां से दोनों ने गाजियाबाद के लिए एक बस पकड़ी और गाजियाबाद से दोनों रास्ते अलग अलग अपने अपने चले गए। राणा ने मुरादाबाद की बस पकड़ी और उसके बाद वो रांची पहुंचा। रांची से उसने दिल्ली पुलिस के एक ACP के नाम का एक फेक पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता से बांग्लादेश में घुस गया। अगले 2 साल वो बांग्लादेश में रहा और अलग अलग देशों में घूमता भी रहा। संदीप को पुलिस ने 2004 में ही गिरफ्तार कर लिया था और उसी के थ्रू पुलिस ने शेर सिंह राणा का पता भी लगाया। राणा रहता तो बांग्लादेश में था, लेकिन वीजा रिन्यू करने के लिए उसे बार बार कोलकाता आना पड़ता था। अब 2006 में राणा जब अपना वीजा रिन्यू कराने कोलकाता आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। तब एक
और नई कहानी बुनी उसने। राणा ने पुलिस को बताया कि वो जेल से फरार अपने लिए नहीं हुआ था बल्कि देश के लिए हुआ था। वो ऐसे है कि जेल में उसे पता चला कि पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है और बगल में ही मोहम्मद गौरी की कब्र है। उसे पता चला कि अफगानिस्तान में पृथ्वीराज सिंह की समाधि का अपमान किया जाता है। गौरी की कब्र में जाने वाले पहले पृथ्वीराज की समाधि पर चप्पल मारते हैं, ऐसे उसने बताया। इसलिए उसने बांग्लादेश से कंधार का रुख किया। वहां से हेरात होते हुए वो गजनी पहुंचा और गजनी के बाहर ही एक छोटा सा गांव है जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है। उसी के बगल में उसे पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि मिल गई। राणा ने बताया कि उसने वहां के लोकल लोगों को समझाया कि वो गौरी की कब्र की मरम्मत करना चाहता है और इसी दौरान उसने पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि को खुदवाया और वहां से कुछ मिट्टी इकट्ठा कर ली। इस पूरी घटना का एक छोटा सा वीडियो भी उसने बनाया और अप्रैल 2005 में भारत लौटकर उसने उस मिट्टी को इटावा भेजा और वहां के लोकल नेताओं से कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया। इस कार्यक्रम में राणा की माता सतवती देवी चीफ गेस्ट थी। उनकी मौजूदगी में एक मंदिर का शिलालेख भी बनवाया गया और वहां पर पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां रख दी गई। 2006 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को दोबारा जेल में डाला। इस डर से कि वो भाग न जाए उसे लाल कपड़े पहनाए गए, लेकिन बाद में कोर्ट में अपील के चलते उसे सफेद कपड़े पहनने को दिए गए। साल 2012 में शेर सिंह राणा को जेल से ही यूपी का चुनाव पर्चा भरने का भी मौका मिल गया। साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां शेर सिंह राणा को बेल मिल गई। ठाकुरों के नरसंहार का बदला लेने के चलते ठाकुर समाज में शेर सिंह राणा की छवि हीरो की बन गई, जिससे और चमकाहट मिली पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां वापस लाने वाले दावे से। किस्सा चला कि शेर सिंह पर एक फिल्म बनने वाली है। फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन YouTube पर गाने जरूर चले जिनमें राणा की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने लड़के उन्हें अपना हीरो बता रहे हैं। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा का सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर होने वाला है। देखने के लिए जुड़े रहिए दिल ऑन टॉप के साथ। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज की तारीख का ये एपिसोड, जिसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।